वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं एंजल फिनटेक के बारे में। एंजल फिनटेक कोई और नहीं बल्कि एंजल ब्रोकिंग है। इस वीडियो में करेंगे एंजल ब्रोकिंग का फंडामेंटल एनालिसिस और जानेंगे क्यों भाग रहा है कंपनी का स्टॉक और यहाँ पे आगे क्या देखने को मिल सकता है। क्या ये कंपनी जा सकती है 1500-2000 रुपए के टारगेट तक या फिर एक पुल बैक लेगा। सारी चीज़ें कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, कंपनी में ऐसा क्या चेंज आ रहा है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही है। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहूँगा हमारी प्रीमियम सर्विस के बारे में। हम लोग ने सबसे पहले कवर किया था एंजल ब्रोकिंग को। लगभग हमने तब से कवर करना स्टार्ट किया था जब उसका भाव 770 रुपये था। 770 से लेके आज लगभग उसका भाव हो गया 1300 रुपये, मतलब 1272 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है। लगभग यहाँ पे 100% गेन देखने को मिल चुके हैं। अगर 10-5% की और रैली आ गई तो पूरे के पूरे यहाँ पे अपना ये एक अनादर बैगर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पे अगर आप प्रीमियम सर्विस से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम यहाँ पे पर स्टॉक रिकमेंडेशन बेसिस पे यहाँ पे चार्ज करते हैं। तो ये था। अब यहाँ पे मैं आपको वीडियो में एंड में ये भी बताऊंगा कि मैं क्यों बुलिश था एंजल ब्रोकिंग पे और क्यों बुलिश हूँ अभी भी, और सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे और एंजल ब्रोकिंग के पहले बिजनेस को समझते हैं और उनके Q4 रिजल्ट्स वगैरह को भी देखेंगे। सबसे पहले मोस्टली आप लोग ने है ना Q4 के रिजल्ट्स तो देख चुके होंगे, तो उस पर अपन बाद में बात करेंगे। सबसे पहले कंपनी के कुछ बिजनेस को समझ लेते हैं। देखो एंजल ब्रोकिंग, मैं आपको एक और चीज़ समझा दूं, इट इज़ द लिस्टेड ज़ीरोधा। आप इसको कह सकते हो ये लिस्टेड ज़ीरोधा है, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे कह सकते हो ये पूरा का पूरा डिजिटल यहाँ पे ब्रोकर है। और दूसरा, अभी एंजल ब्रोकिंग एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है। मैंने है ना जब स्टॉक को स्टार्ट किया था ना रिसर्च करना और कवर करना अपने टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पे, तब उसका भाव 300 से 500 रुपये के बीच में था। ओके, सो व्हाट आई सजेस्टेड देयर कि है ना ये एंजल ब्रोकिंग एक नॉर्मल ब्रोकर नहीं है, आईसीआई डायरेक्ट या फिर आईएफएल सिक्योरिटीज नहीं है। इट इज़ अ डिजिटल ब्रोकर एंड इट इज़ अ फिनटेक प्लेटफॉर्म। और ठीक आज लगभग 1 साल बाद एंजल ब्रोकिंग ने यहाँ पे एमसीए को अप्लाई किया है अपना नाम चेंज करने के लिए। उसने नाम जो सोचा है वो है एंजल फिनटेक, और या फिर जो उनका एक नया ब्रांड का नेम है एंजल वन। तो कंपनी ने यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग से एंजल फिनटेक या फिर एंजल वन के लिए अप्लाई किया है। तो अब यहाँ पे फिनटेक नाम से क्या फर्क पड़ता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आने वाले टाइम में पेटीएम का आईपीओ आने वाला है। पेटीएम का डीआरएचपी भी फाइल हो चुका है और आप सभी को पता है इंडिया में फिनटेक एक बहुत बड़ा हॉट टॉपिक हो चुका है। अब आप समझो कि कंपनी के आगे अगर फिनटेक वर्ड जुड़ जाता है तो उसमें एक है ना ऑब्वियसली एक यहाँ पे यूफोरिया मूवमेंट आ जाता है और यहाँ पे स्टॉक में एक अलग वैल्यूएशन दिखती है। अब है ना आप ये समझ लो कंपनी बिजनेस करे नहीं करे, पर यहाँ पे अगर नाम फिनटेक है ना तो बहुत फर्क पड़ता है। ऐसा अपन ने ऑक्सीजन स्टॉक्स में बहुत देखा था, बॉम्बे ऑक्सीजन का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। बट एंजल यहाँ पे वो फिनटेक का बिजनेस भी करती है, तो वो सारी चीज़ें होती है। अच्छा, ओवरऑल यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग यहाँ पे की ड्राइवर है। ये अपने डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स और मार्केटिंग जो इनके डिजिटल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी होती है उससे यहाँ पे बिजनेस करती है। इनके तरह तरह के यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे प्रोडक्ट्स है। ये क्या क्या काम करती है, इक्विटी से लेकर कॉमोडिटी, करेंसी, लैंडिंग, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, बॉन्ड्स और गोल्ड में यहाँ पे ट्रेडिंग और यहाँ पे रिसर्च सर्विस प्रोवाइड करती है। ये यहाँ पे इंडिया की लिस्टेड लार्जेस्ट डिजिटल ब्रोकर है। इनसे बड़े यहाँ पे 2 ही है। अगर अपन देखेंगे तो आईसीआई डायरेक्ट है और वहीं पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ज़ीरोधा है। तो लगभग ये 2, और यहाँ पे अपस्टॉक्स वगैरह आप देख सकते हो तो वो भी हैं, बट यहाँ पे 2 ब्रोकर है जो इनसे सबसे ज़्यादा बड़े हैं। अब अगर आप देखते हो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे कुछ की हाइलाइट्स है Q1 रिजल्ट की। एक तो इनकी सीईओ है जिनका है ना 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। सीईओ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी ने नया ब्रांड खोला है एंजल वन, जो कि अभी चालू किया गया है, और ये है इनकी खुद के इन हाउस प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि ज़ीरोधा के होते हैं। ज़ीरोधा के सारे प्रोडक्ट्स इन हाउस होते हैं। फिर कंपनी यहाँ पे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है। यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे अप्रूवल ले लिया है एएमसी कंपनी के लिए, एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो आने वाले टाइम में एंजल ब्रोकिंग की एक नई सब्सिडरी आपको देखने को मिल सकती है, एंजल एएमसी। तो ये यहाँ पे की ड्राइवर हो सकता है कंपनी के ग्रोथ के लिए। और वहीं पे अगर अपन देखेंगे इनने 1.2 मिलियन यहाँ पे क्लाइंट ऐड किए हैं Q1 के अंदर। 5.3 मिलियन टोटल क्लाइंट बेस है, 2 मिलियन इनका एक्टिव क्लाइंट बेस है, 8.8% इनका यहाँ पे मार्केट शेयर है। नंबर 1 ऑथराइज पार्टनर्स, मतलब नंबर 1 है ऑथराइज पर्सन में। ऑथराइज पर्सन क्या होते हैं, इनके जो सब ब्रोकर्स होते हैं उनके अंदर यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग सबसे ज़्यादा कॉमन है। 98% पिन कोड्स पे इनकी कवरेज है। 18,000 यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे पिन कोड 18,000 यहाँ पे इन लोग ने पिन कोड्स कवर किए। एवरेज डेली टर्नओवर यहाँ पे 4.5 ट्रिलियन और यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड्स 248 मिलियन, 12.2 बिलियन रुपीज़ की यहाँ पे है ना क्लाइंट फंडिंग बुक है। क्लाइंट फंडिंग बुक बेसिकली इनके ओवरऑल यहाँ पे क्लाइंट के पास कितनी इक्विटीज़ है आप वो समझ सकते हो। इनका ग्रॉस रेवेन्यू रहा है यहाँ पे 4,745 मिलियन और 1214 का यहाँ पे मिलियन का इनका टैक्स यहाँ पे पैट रहा है। वहीं पे कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो ये अगर आप देखोगे कुछ की हाईलाइट्स थी कंपनी के बारे में। अब
यहाँ पे अगर आप देखोगे एंजल वन के बारे में दिखाया है कि एंजल वन अब जो नया इनका ब्रांड लॉन्च किया है इन लोग ने 2021 ऑनवर्ड्स, तो ये कंपनी ने नया ब्रांड लॉन्च किया है जो कि बेसिकली डिजिटल फोकस्ड है। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में यहीं पे कन्वर्ट करूंगा, बाकी आप स्क्रीन को पॉज करके ये पूरा समझ सकते हो एंजल ब्रोकिंग से एंजल वन में क्या फ़र्क है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी के कुछ ऐप डाउनलोड्स और यहाँ पे टाइम टेकन और वो सब कुछ बताया है कि ओवरऑल कंपनी की क्या क्या क्वालिटीज़ है। और ऑर्डर प्लेस्ड यहाँ पे अगर आप देखोगे 99% ऑर्डर्स लोग बाग खुद डाल रहे हैं जैसा कि ज़ीरोधा में होता है। और वहीं पे ऑर्डर प्लेस थ्रू ऐप अगर आप देखते हो तो 75% यहाँ पे मोबाइल ऐप के थ्रू होते हैं। तो ये कुछ की इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कंपनी के डिजिटल और फिनटेक वाली जो थ्योरी है उसको प्रूव करते हैं, उस थीम को यहाँ पे प्रूव करते हैं। और कंपनी ने यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया है। 2031 से कंपनी ने टोटली है ना जितने भी क्लाइंट्स ऐड किए हैं 21 से सारे डिजिटल मोड से किए हैं। और यहाँ पे कंपनी ने फ्लैट प्राइसिंग यहाँ पे मॉडल लॉन्च कर दिया। फ्लैट प्राइसिंग बेसिकली जो 20 रुपीज़ पर ट्रेड वाला जो सिस्टम होता है ना वो, और यहाँ पे 100% डिजिटल एक्विजिशन है। फिर कंपनी ने यहाँ पे इन हाउस यहाँ पे बहुत सारी ऐप डेवलप करी है। और अगर आप देखोगे ये ऐप अनकॉमन है क्योंकि अपने पास ज़ीरोधा है, ज़ीरोधा की ऐप्स बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, बट यहाँ पे इनकी खुद की ऐप्स है जो कि यहाँ पे है ना की क्राइटेरिया। अपने को अगर लिस्टेड में देखेंगे तो लिस्टेड में किसी भी कंपनी किसी भी ब्रोकिंग कंपनी की इतनी खुद की है ना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नहीं है। और मैं आपको बता दूं मैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे क्यों जोर दे रहा हूँ। अभी अगर आप देखोगे ज़ीरोधा के CEO ने एक कॉमेंट पास किया था कि अब डिजिटल डिस्काउंट ब्रोकिंग जो है और या फिर डिजिटल ब्रोकिंग है वो कुछ है ना नई बात नहीं है। अब केवल एक ब्रोकर से दूसरे ब्रोकर में क्या डिफरेंस आता है वो ये है कि उनका प्रोडक्ट कैसा है, उनकी प्रोडक्ट और सर्विसेज कैसी है। ज़ीरोधा में अपने को बहुत तरह तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे सेंटिनल वगैरह होता है और वो तरह तरह की यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये चीज़ें है ना यहाँ पे ज़ीरोधा को अलग कर रही है। और वैसे ही यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग को भी ये कंपनी इनके कुछ प्रोडक्ट्स अलग कर रहे हैं। फिर कंपनी ने है ना वेस्टेड स्मॉल कैश ट्रीक सेंसिबल वगैरह के साथ अपनी पार्टनरशिप वगैरह कर रखी है। और बाकी एंड टू एंड इनका पूरा का पूरा यहाँ पे जो काम है वो डिजिटल मोड के थ्रू होता है। उसके बाद कंपनी ने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है, और ये ऐप्स के बारे में बताया है। उसके बाद कंपनी ने यहाँ पे जो अभी इनके कुछ की प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बताया कि यहाँ पे क्या क्या ऐप होस्टिंग्स वेबिनार्स वगैरह और लर्निंग्स वगैरह करती रहती है। उसके बाद रोबो एडवाइजरी, ये बहुत ही बढ़िया है। रोबो एडवाइजरी क्या है, इसने एक तो है ना BSE 100 को 2 टाइम से यहाँ पे बीट किया है। रोबो एडवाइजरी यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग की खुद की एक अगर है ना आप देखोगे तो AI बेस्ड यहाँ पे एडवाइजरी सर्विस है, रिसर्च एडवाइजरी बेस्ड सर्विसेज है जहाँ पे उसने वो है ना कुछ कंप्यूटराइज बेस पे यहाँ पे ना स्टॉक टिप्स वगैरह देते हैं, स्टॉक रिकमेंडेशंस वगैरह देते हैं और उसने यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से बीट किया। और मैं मानता हूँ ये रोबो एडवाइजरी वाला जो फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म है ARQ, ये अभी तक कोई और ब्रोकर नहीं कर रहा है। ज़ीरोधा इज नॉट इन यहाँ पे स्टॉक रिसर्च और वो लोग इसमें है नहीं, उनके पास यहाँ पे जो यहाँ पे बेसिकली बोलते हैं स्टॉक रिसर्च एनालिस्ट वाला लाइसेंस नहीं है। तो ज़ीरोधा कभी टिप्स वगैरह नहीं देता है, ना ही वो सारी चीज़ें करता है। तो ARQ यहाँ पे एक बहुत बड़ा यहाँ पे इनका बेस्ट प्रोडक्ट है जो यहाँ पे काम कर सकता है और आने वाले टाइम में इसकी बहुत डिमांड बढ़ेगी। उसके बाद कंपनी का ये मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग और वो सब सिक्योरिटीज़ है, कोलेट्रल फ्री ईयर 1 साल का AMC नहीं लेते, रिसर्च एंड एडवाइजरी फी होती है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ यहाँ पे इंडस्ट्री के डेटा बताएं और ये मेरा की पॉइंट था जब मैं एंजल ब्रोकिंग पे यहाँ पे बुलिश बना था। एंजल ब्रोकिंग पे बुलिश बनने के 2 रीज़न थे, या फिर अगर आप CDSL या फिर अगर आप कैम्स की बात करो, ये तीनों ही स्टॉक्स हमारे लास्ट वीक के रिकमेंडेशंस में थे और लगभग सभी स्टॉक ने 40 से 50% में यहाँ पे गेन दिखाया है। अगर आप समझो अपना जो Q1 था ना अप्रैल मार्च वाला, एक तो उसमें पहला पॉइंट था बुल रन था, फुल प्रूफ बुल रन था। अपन ने यहाँ पे मार्च 2021 के लेवल से जून 2021 के लेवल में बहुत ज़्यादा फर्क हो गया है ना, बुल रन था। दूसरा एक फैक्टर था कि यहाँ पे इंडिया के अंदर लॉकडाउन था तो लोग बाग घर बैठ के ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे थे और ये जो एक चीज़ थी ये लोगों को अब ज़्यादा ट्रेडिंग और ज़्यादा बुल रन से केवल एक ही कंपनी को, कुछ ही कंपनी सेक्टर को फायदा होता है, वो है यहाँ पे ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज। ये वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये इंडिया के बुल मार्केट पर ही डिपेंड करती है। अगर यहाँ पे कल को बेयरिश मार्केट आता है तो इनका पूरा का पूरा बिजनेस 20% रेवेन्यू से हिट हो सकता है। तो ये यहाँ पे सेंसिटिविटी भी है और ये यहाँ पे पोटेंशियल है। अब क्या हुआ था कि क्वार्टर जब जून के यहाँ पे रिजल्ट्स खत्म हुए 7 जून के लगभग, अगर आप देखोगे 7 जुलाई के लगभग, तब भी एंजल ब्रोकिंग में है ना कुछ भी दम नहीं था, ठीक है, उस स्टॉक में कोई है ना मतलब मोमेंटम नहीं बना था। अब यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने जो चीज़ समझी कि यार जून में तो बहुत खतरनाक बिजनेस हुआ है कंपनीज का ये, और यहाँ पे अब यहाँ पे बुलिश रहना चाहिए। और उस टाइम मैंने वापस अपनी है ना
चालू किया था कि मैं अब यहाँ पे स्टॉक को इस पर्टिकुलर भाव पे ऐड कर सकता हूँ, और वो उसने मेरे को काफ़ी हेल्दी रिटर्न्स दिए हैं और अभी भी यहाँ पे उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो ये कुछ दो फैक्टर और बिल्कुल जनरल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थी, इसमें ज़्यादा कुछ यहाँ पे खतरनाक रिसर्च भी करने की जरूरत नहीं थी, केवल आपको बिजनेस को समझना है और क्या फैक्टर ड्राइव कर रहा है और स्टॉक प्राइस में उनका यहाँ पे मोमेंटम आया है नहीं आया है। जो मेरी यहाँ पे जो थ्योरी थी उसका यहाँ पे प्राइसिंग नहीं हुई थी उस टाइम, और अब जाके उसमें प्राइसिंग हुई है कि हाँ भाई अब जो ब्रोकिंग स्टॉक्स हैं वो उनका बिजनेस अच्छा हुआ है जून तक, तो यहाँ पे एक बुल रन वापस उनमें देखा गया, इसलिए CDSL कैम्स और ये सारी कंपनीज बाकी है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर डीमैट की जो ग्रोथ है वो आप सभी को पता है, तो तरह तरह के यहाँ पे उससे बताया गया है कि यहाँ पे डीमैट की जो ग्रोथ देखने को मिल रही है बहुत ज़्यादा है। वहीं पे डिजिटल ब्रोकर्स का यहाँ पे जो ओवरऑल यहाँ पे साइज़ है, अगर आप देखोगे 73% यहाँ पे ओवरऑल इनका डिजिटल ब्रोकर्स का यहाँ पे मार्केट शेयर है। वहीं पे 77% अब टोटल मार्केट शेयर हो गया इंक्रीमेंटल क्लाइंट्स में, मतलब यहाँ पे जो टॉप 5 डिजिटल ब्रोकर्स है 77% यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे शेयर करते हैं नए क्लाइंट्स को ऐड करने में। वहीं पे इंडिया का आपको पता है कि यहाँ पे बहुत अंडर पेनिट्रेशन है, अभी भी यहाँ पे 4.1% लोग ही मार्च 2020 तक यहाँ पे है ना ओवरऑल यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे थे। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो 2-3% से ये शायद बढ़ गया होगा, बट अगर एज कंपेयर टू चाइना और US आज भी इंडिया में बहुत ज़्यादा अंडर पेनिट्रेशन है। और अगर एक इंडिया मेगा बुल रन में है, अगर आप इंडिया के 5 साल अगले देखते हो तो आपको जहाँ पे मोतीलाल ओसवाल बोल रहे हैं कि 2 लाख सेंसेक्स टच हो जाएगा अगले 10 साल के अंदर, तो यहाँ पे ये वाली जो इंडस्ट्रीज हैं इनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें अंडर पेनिट्रेशन है और कुछ ही प्लेयर्स हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। वहीं पे डिजिटल ब्रोकर्स का वापस वही बताया कि कैसे कैसे इनका ओवरऑल जो क्लाइंट बेस है, आज यहाँ पे ओवरऑल क्लाइंट बेस के अंदर इनका 52% मार्केट शेयर है टॉप 5 डिजिटल ब्रोकर्स का। उसके बाद कंपनी ने यहाँ पे एंजल का बताया, एंजल का जो मार्केट शेयर रहा है वो कंटिन्यूस बढ़ता हुआ है, 8.8% हो गया है। यहीं पे अगर आप देखोगे इंक्रीमेंटल क्लाइंट में, मतलब हर यहाँ पे अगर 100 क्लाइंट ऐड होते हैं तो उसमें से 11 क्लाइंट अगर आप देखते हो तो यहाँ पे है ना इनके आते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग कितना भारी है। उसके बाद अगर आप देखोगे इक्विटी मार्केट शेयर के अंदर और FNO मार्केट शेयर के अंदर इनका जो ओवरऑल यहाँ पे मार्केट शेयर रहा है वो स्टेबल रहा है या फिर थोड़ी बहुत ग्रोथ पुट ऑन करिए, बस यहाँ पे कुछ कैश मार्केट और यहाँ पे कॉमोडिटी मार्केट शेयर थोड़ा यहाँ पे हिट हुआ है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो इनके ग्रॉस क्लाइंट एडिशन जो है इन लोग ने इस 3 महीने के अंदर लगभग है ना 12 लाख लोगों को ऐड किया है, और जितनी भी ग्रोथ देखने को मिली है T2 और T3 सिटीज से देखने को मिली है, जो छोटे छोटे शहर होते हैं। और वहां पे क्या होता है कि आप समझो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत है ना कनेक्ट देना ही पड़ता है। अब यहाँ पे ये जो कंपनीज है ना ये ज़्यादा मूव ऑन कर पा रही है T2 और T3 में, बिकॉज सबको आजकल डिजिटल चाहिए और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। मैं उस ब्रोकर के साथ सबसे पहले जाऊँगा जिसका T2 और T3 स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखोगे तो इन कंपनीज में से लिस्टेड पीयर्स में से यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी ने कुछ यहाँ पे ये बताया कि इनका जो फ्लैट फ्ली प्लान है, फ्लैट फ्ली प्लान वाले में क्या हो रहा है कि वो वाला प्लान है। अब उसके अंदर यहाँ पे जो जितने भी क्लाइंट एडिशन हुए हैं वो 20 रुपीज़ पर ट्रेड वाले प्लान पे ऐड हुए हैं। और यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि इसके अंदर अब क्या हो रहा है कि ओवरऑल यहाँ पे है ना इनके मार्जिन्स कम है। फ्लैट फ्ली प्लान के अंदर यहाँ पे मार्जिन्स तो कम है, बट यहाँ पे कंपनी ने अपने है ना फिर भी रेवेन्यू को मेंटेन किया है बिकॉज ऑफ यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ। तो ये सारी चीज़ें होती जा रही है। और बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे है ना फ्लैट फ्ली प्लान का जो पे एडिशन है वो 24x ग्रोथ है। अब यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे आज 93% लोग फ्लैट फ्ली प्लान से आए हैं। और यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे फ्लैट फ्ली का जो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो एवरेज डेली टर्नओवर है वो बढ़ता जा रहा है। वो सारी कंपनी ने चीज़ें बताई और कंपनी का ओवरऑल फोकस अब यहाँ पे फ्लैट फ्ली प्लान पे ही रहेगा। और यहीं पे ग्रोथ इन कैश सेगमेंट और FNO सेगमेंट के अंदर यहाँ पे ग्रोथ बताई कंपनी ने, और आप ये सब चीज़ें देख सकते हो। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड्स और एवरेज टर्नओवर यहाँ पे ये सब बताया। तो बेसिकली कुछ ऑपरेशनल डेटा है जो आपको पता है ओवरऑल यहाँ पे सब में बड़ा है। बाकी यहाँ पे 28% Q-on-Q बेसिस पे क्लाइंट एडिशंस हुए हैं, 21% ADTO बढ़ा है मतलब एवरेज डेली टर्नओवर, 14% ग्रोथ इन नंबर ऑफ ट्रेड्स, और यहाँ पे एवरेज जो क्लाइंट बुक है वो लगभग 12 बिलियन रुपीज़ की हो चुकी है। फिर वहीं पे ग्रॉस रेवेन्यू और पैट वगैरह PBT और ये सब चीज़ें बताई है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इनकी जो ब्रोकिंग इनकम है और वो सब चीज़ों के बारे में बताया है। अब मैं इसमें ज़्यादा ओवरऑल डिस्कस नहीं करूँगा। एक यहाँ पे जो मैं चीज़ बताना चाहता हूँ जो शायद आपको इंपॉर्टेंट लगे, देखो ओवरऑल इनका जो टर्नओवर है जून 2021 में कम होता हुआ दिखाई दिया। ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिंपल यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे जून 2021 से अपना यहाँ पे अनलॉकिंग चालू हो गई थी, तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट आएगा। अब मैं यहाँ पे घर नहीं बैठा हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ तो मैं ट्रेड कम कर पाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये छोटा सा इंपैक्ट है जो रहेगा। और यहाँ पे हो सकता है आप यहाँ पे Q2 की जो रिजल्ट है वो शायद आप अगर आप Q1 से कंपेयर करोगे तो शायद नेगेटिव हो सकते हैं। मतलब अगर कुछ पैरामीटर्स पे नेगेटिव आप देखोगे तो नेगेटिव हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे अनलॉकिंग होती है तो ये चीज़ें इंपैक्ट करेगी ही करेगी। बिकॉज यहाँ पे लोग बाग घर बैठ के ट्रेड ज़्यादा करते थे और घर के बाहर अगर रहते तो इतना ट्रेड वगैरह नहीं कर पाते।
अच्छा, फिर यहाँ पे एमटीएफ बुक साइज है जो कि मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग वगैरह होती है। और यहाँ पे एक इंपैक्ट आ रहा है इस बिजनेस के अंदर मार्जिन ट्रेडिंग वाले में, जो पीक नॉर्म्स आ रहे हैं। सेबी ने अभी पीक नॉर्म्स वापस इंप्लीमेंट किए थे जून 2021 से, तो उसका भी एक इंपैक्ट आपको हो सकता है यहाँ पे Q2 के अंदर देखने को मिलेगा। फिर वहीं पे ग्रॉस रेवेन्यू मिक्स वगैरह कंपनी का क्या क्या होता है, तो इनका ब्रोकिंग इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, फिर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट से पैसा कैसे आता है कि मान लो आपने ना मार्जिन जमा नहीं कराया तो आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। फिर वहीं पे डिपॉजिटरी और डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर सर्विसेज से यहाँ पे इनका ओवरऑल यहाँ पे बिजनेस से आता है। तो ये है। उसके बाद यहाँ पे एज वाइज यहाँ पे कंपनी ने बताया कि कितने लोग यहाँ पे, अगर आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ जो इनका रेवेन्यू है वो 2 साल से ज़्यादा ऐसे क्लाइंट से आ रहा है, मतलब जो 2 साल से एंजल ब्रोकिंग के साथ जुड़े हुए। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि क्लाइंट आपको यहाँ पे अट्रैक्ट करे रहना इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर यहाँ पे अगर 2 से 5 साल वाले या फिर 5 साल से अगर आप देखो कम वालों का अगर यहाँ पे मार्केट शेयर वो होता ज़्यादा होता, तो मैं कहता कि यहाँ पे ना ये कंपनी रोक नहीं पा रही है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। ओवरऑल यहाँ पे कंपनी को ना मतलब क्लाइंट अपना अट्रैक्ट करके रख रखा है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो इनका ट्रेडिशनल प्लान है ना, वो जो मतलब वैल्यू पे ट्रेड वैल्यू पे जो ब्रोकरेज लगती थी ना, वो यहाँ पे बिजनेस कम होता गया है। अभी यहाँ पे टोटल रेवेन्यू का 15% बिजनेस आता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है फ्लैट फ्ली प्लान के अंदर कि यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे कंपनी ने, हाँ ये देखो फ्लैट फ्ली प्लान के अंदर यहाँ पे जो है 44% का ही EBITDA मार्जिन है। और वहीं पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल प्लान के अंदर था 63% का EBITDA मार्जिन था। तो ये कंपनी ने यहाँ पे चेंज किया है। उसके बाद भी कंपनी के EBITDA में अगर आप देखोगे कंपनी कंसोलिडेटेड EBITDA यहाँ पे अभी भी है ना मेंटेन रहे हैं। और ये अगर आप कोई पूछता है कि EBITDA मार्जिन क्यों नहीं बढ़ रहा है और यहाँ पे कंपनी का EBITDA क्यों नहीं बढ़ रहा है, देखो अगर आप देखोगे बहुत डिसेंट ग्रोथ है ना। तो उसका पीछे ये रीजन है कि फ्लैट फ्ली प्लान इंप्लीमेंट करने से कंपनी के EBITDA इंपैक्ट हुए, बट कंपनी ने अपने न्यू क्लाइंट एडिशन और वॉल्यूम ग्रोथ के साथ उसको मेंटेन किया है। तो ये सारी चीज़ें होती जा रही है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी ने अगर आप देखोगे तो ओवरऑल यहाँ पे जो ग्रॉस रेवेन्यूज़ है वो बताए हैं, तो कैसे कैसे यहाँ पे जो ग्रोथ आई है। और पैट के अंदर अगर आप देखोगे लगभग है ना डबल डिजिट ग्रोथ दी है। तो Q3 अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट हुआ था, बाकी अगर आप देखते हो तो सारे जो क्वार्टर रहे हैं उसके अंदर कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ दी है। फिनेंशियल स्नैपशॉट अगर आप देखते हो कॉस्ट टू इनकम रेशो यहाँ पे मेरे को अच्छा लगा कि यहाँ पे कंपनी का कम हो गया है, 50% ही रह गया है। उसके बाद क्लाइंट फंडिंग बुक और बोरोइंग्स वगैरह यहाँ पे बढ़ती जा रही है, नेटवर्थ भी बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो इनका इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं ना, ये लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, अपने SBI की रेट से नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मतलब है ना 15 से 18% का इंटरेस्ट रेट लगता है। बाकी अब आ जाते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल पे। YoY ग्रोथ अगर आप रेवेन्यू के अंदर देखते हो तो 92% की है। और वहीं पे अगर आप देखते हो यहाँ पे Q1 को यहाँ पे Q4 से कंपेयर करते हो तो यहाँ पे जो ग्रोथ देखने को मिली है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे एक ना डिसेंट ग्रोथ यहाँ पे पुट ऑन करी है। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कंपनी ने पिछले क्वार्टर से भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो YoY ग्रोथ है 151% की रही है Q1 के अंदर। और पिछले यहाँ पे जो क्वार्टर था जो कि ऑब्वियसली एक एक्सीलेंट क्वार्टर था, उससे भी यहाँ पे कंपनी ने ग्रोथ पुट ऑन करी है। मतलब ट्रिपल डिजिट यहाँ पे YoY बेसिस पे ग्रोथ है और यहाँ पे डबल डिजिट के अंदर Q-on-Q बेसिस पे ग्रोथ है। अगर आप इसको पूछते हो कि इस बिजनेस को कैसे देखना चाहिए, साइक्लिकल देखना चाहिए या फिर इसको YoY या फिर Q-on-Q, तो मैं बोलूँगा Q-on-Q बेसिस पे देखना चाहिए अभी के लिए, बिकॉज Q4 भी बुल रन था, Q1 भी बुल रन था, तो अपने को उसी से कंपेयर करना चाहिए। ठीक है। और अगर आप देखोगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है इनकी, यहाँ पे जो लाइबिलिटीज़ वगैरह है वो यहाँ पे ज़्यादा है नहीं। अगर आप देखोगे 31,000 की कंपनी के पास लाइबिलिटीज़ है, बट वहीं पे अगर आप देखोगे कंपनी के पास उतनी एसेट्स वगैरह भी हैं। और यहाँ पे जो कंपनी का ओवरऑल अगर आप देखते हो तो जून 2021 की बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे लाइबिलिटीज इज़ नॉट एट ऑल एन इशू। और बाकी यहाँ पे 45 रुपीज़ का इनका ओवरऑल जो 12 मंथ्स का EPS है वो सब चीज़ें बताइए। बुक वैल्यू पर शेयर 146 रुपीज़ है। मतलब अगर आप इसका प्राइस टू बुक रेशो निकालने जाओगे तो लगभग अब आपको जो बैठेगा वो प्राइस टू बुक रेशो बैठेगा 10 का। ठीक है। ये बेसिकली नेट एसेट वैल्यू पर शेयर है, तो नेट वर्थ पर शेयर अगर आप कहते हो तो वो होता है। तो अब यहाँ पे जो लगभग इसका जो भाव हो जाएगा 1400 1200 1300 रुपये चल ही रहा है, तो यहाँ पे 10 रुपये का प्राइस टू बुक रेशो आ जाएगा, जो कि ठीक है, डिसेंट है। और बाकी वे फॉरवर्ड है, कंपनी को डिजिटल वगैरह करना ही है और इनकी जो ओवरऑल मैनेजमेंट टीम है वो काफ़ी अच्छी है। तो ये सारी बातें हो गई। अब अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं इसमें अपने को आगे क्या करना चाहिए और थोड़ा बहुत पेयर कंपेरिजन्स में जान लेते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओवरऑल यहाँ पे अब स्टॉक 28 के पी पे ट्रेड हो रहा है, जो कि अगर आप इनके पीयर से कंपेयर करते हो जैसे कि ICICI सिक्योरिटीज़, तो उसका पी अभी यहाँ पे 22 का है। अब उसके पी और इसके पी में क्या फ़र्क हो सकता है, इसका 28 का पी है और उसका पी थोड़ा कम है। तो देखो अब यहाँ पे ना फिनटेक वैल्यूएशंस आ रही है। ठीक है। और मैं एक और चीज़ बोलता हूँ, पेटीएम वेटीएम के जो ये IPO आ रहे हैं ना, इसके कारण इस कंपनी की री रेटिंग हो सकती है।
क्योंकि मार्केट में अभी फिनटेक बहुत कम है और एंजल ब्रोकिंग एक पहली कंपनी जो अपने आप को बोल रही है कि हम फिनटेक प्लेटफॉर्म हैं। तो अगर इंडिया में फिनटेक का बूम आता है तो ये इसको है ना फिनटेक वाली वैल्यूएशन अगर मिल गई तो यहाँ पे स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपसाइड दिखा सकता है। और ICICI सिक्योरिटीज आपको मैं बता दूं इट इज़ नॉट अ डिजिटल ब्रोकर, वो यहाँ पे थोड़े पीछे इन सब चीज़ों से। बट यहाँ पे अगर आप 5 पैसा से कंपेयर करते हो, 5 पैसा यहाँ पे 85 के पी पे ट्रेड होता है, उसका यहाँ पे ROE भी यहाँ पे कम है और उसकी बुक वैल्यू भी बहुत अजीबोगरीब है। तो मैं 5 पैसा के साथ जाता नहीं हूँ, दो यहाँ पे ओवरऑल आउटलुक यहाँ पे मेरा बुलिश है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका जो पी है और यहाँ पे ROC की बात करें तो 26.8% का ROC है इनका, ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। बट अब यहाँ पे वैल्यूएशन यहाँ पे जो पहले अंडर वैल्यूड कंपनी थी, अब यहाँ पे वैल्यूएशन जस्टिफाइड हो गए हैं। अब कंपनी को और यहाँ पे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ और नए प्रोडक्ट्स और यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे ग्रोथ ड्राइव लानी पड़ेगी, या तो वॉल्यूम और यहाँ पे जो रेवेन्यू के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, तब जाके अब यहाँ पे फर्दर अपसाइड की जो वैल्यूएशन होंगी वो जस्टिफाइड लगेंगी। बाकी ये फिर अपना जो स्टॉक है अभी ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में है तो यहाँ पे ओवर वैल्यू जोन में चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर अपन बात करें यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर जो चेंजेस की, जो कि एक इंपॉर्टेंट रहता है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स ने अपना स्टेक कम किया है, जो कि हो सकता है आप कह सकते हो कि इसको आप नेगेटिव भी कह सकते हो। और लगातार यहाँ पे प्रमोटर 2 क्वार्टर से यहाँ पे अपना स्टेक कम करते आ रहे हैं। वहीं पे अगर आप देखते हो तो प्रमोटर में भी अगर अपन देखें तो यहाँ पे जो स्टेक कम करने वाले हैं जो कंपनी के MD है, ठीक है, जो चेयरमैन है दिनेश ठक्कर, उन्होंने यहाँ पे स्टेक कम किया है। बट अगर आप देखोगे मार्च 2021 में भी अगर उन्होंने बेचा होगा और आज तो जून 2021 हो गया, तो स्टॉक वैसे भी वहाँ से डबल हो चुका है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो। वहीं पे FIIs और DIIs दोनों ने ही अपना स्टेक कम किया है, तो ये भी मतलब 3 बड़े यहाँ पे लोग हैं, तो ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट दे रहा है ओवरऑल। अब यहाँ पे अपन आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो टेक्निकली जो स्टॉक है, अब यहाँ पे जो सपोर्ट है, यहाँ पे तो सीधा 750 का सपोर्ट दिखा रहा है, जहाँ से अपन ने बाइंग करना चालू किया था वो सीधा सपोर्ट बता रहा है। अब मैं आपको एक सिंपल सपोर्ट लेवल बता देता हूँ। देखो रेजिस्टेंस तो 1308 रुपये का है, जो मेरे को लगता है यहाँ पे शेड टूट जाएगा मंडे को, बिकॉज अपना स्टॉक ऑलरेडी 20% सर्किट पे बंद हुआ है। अब बट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, ये जो R2 था ना, ये ही अपना सपोर्ट है 1080 का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके बाद जो एक और सपोर्ट अगर आप देखते हो उससे बड़ा, तो 1020 का है। ये अगर सपोर्ट जोन यहाँ पे अगर स्टॉक इस टाइम पे मतलब यहाँ से नीचे चला गया तो आप कह सकते हो कि एक बेरिश जोन हो सकता है। दो ओवरऑल कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे आपको एक बात समझनी चाहिए, अगर स्टॉक एक यहाँ पे स्टीप रिटर्न्स देता है तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना भी चाहिए और ज़रूरी भी है, ताकि यहाँ पे जो शेयर के अंदर है ना एक हेल्दी गेन्स बन सके और हेल्दी यहाँ पे ट्रेडिंग हो सके। अपर सर्किट जितना कम हो उतना अच्छा है। तो ये अगर आप देखोगे स्टॉक का चार्ट है, यहाँ पे लगभग जो 800 रुपये से चालू हुआ था वो 1200 रुपये जाके गया है, तो लगभग यहाँ पे 50% रिटर्न तो इस महीने के अंदर दे चुका है। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर अपन देखिए 5 दिन का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे जो यहाँ पे ट्रेडिंग बना है ना, ये यहाँ पे है ना कोई खास वॉल्यूम इतनी है नहीं। देखो वॉल्यूम बन रही है, बट अभी भी यहाँ पे ना एक स्टॉक में ओवरऑल यहाँ पे मेरे को जो लग रहा है कि थोड़ा यहाँ पे अभी कॉशियस हो जाना चाहिए। देखो अगर आप यहाँ पे रिस्की ट्रेडर हो तो आप बिल्कुल यहाँ पे स्टॉक को मंडे को ले लो और हो सकता है आपको 1400 रुपये के टारगेट भी दिख सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक है ना पुल बैक के यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। दो मैं यहाँ पे ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे पॉजिटिव हूँ। मैं आपको सिंपल स्ट्रेटेजी बताता हूँ। देखो अगर आपको एंजल ब्रोकिंग को अभी अगर और यहाँ पे आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, दो अब यहाँ पे कंपनी अंडर वैल्यूड नहीं रही है बट यहाँ पे फेयरली वैल्यूड रही है, तो इसको क्या करना चाहिए, यहाँ पे ना छोटी छोटी क्वांटिटी में इसको बाय करते रहो। 1020 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख लो सबसे पहले है ना प्री मार्केट ओपन, जो प्री ओपन चलता है ना बाजार मंडे को, तो उसमें अगर आप देखो कि अगर एंजल ब्रोकिंग यहाँ पे अपसाइड पे ट्रेड हो रहा है तो आप यहाँ पे बाजार खुलते ही थोड़ी बहुत क्वांटिटी उठा लो। टोटल क्वांटिटी आपको जितनी उठानी उसका 10% आप एक भाव पे ले लो। मान लो आपको यहाँ पे ना बुल रन वापस मेंटेन रहता है, 1300 रुपये के भाव पे आप ऐड कर लिए, फिर 1350 चला गया तो थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर लो और फिर 1400 रुपये 1450 का एक टारगेट लगा के निकल जाओ। क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे एंटर हो रहे हो तो आप यहाँ पे 100-150 रुपये का जब गेन होता है तो यहाँ पे 10-5% के गेन पे निकल जाना चाहिए, ठीक है। एक मेरा नियर टर्म जो मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 1400 रुपये का, ठीक है। उसके बाद 1450 का रहेगा। बाकी यहाँ पे मैं अगर आप मेरे से पूछते हो कि 1500 रुपये एक यहाँ पे टारगेट है जहाँ पे जाके स्टॉक यहाँ पे कूल ऑफ होना चाहिए, और मेरे को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये स्टॉक 1270 से 1020 के बीच में ही ट्रेड होता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अपन ने अभी कैंप्स में भी देखा 3700 रुपये से नीचे जाके 3300 रुपये आया, बट वो अभी टूटा नहीं है, तो 3300 से 3500 के बीच में ट्रेड हो रहा है, जो कि एक बहुत बढ़िया है। अगर स्टॉक अपने ऊपरी लेवल से ज़्यादा नहीं टूटता है और यहाँ पे एक मतलब है ना रेंज बाउंड ट्रेडिंग देता है, तो
मतलब आप कह सकते हो कि पोटेंशियल अपसाइड के लिए बिल्कुल बिल्कुल रेडी है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉक को आप कहाँ देखते हो, एक साल के अंदर 1 ईयर का मेरा टारगेट है यहाँ पे 2,000 रुपए का। और यहाँ पे जो पेटीएम वेटीएम जो कंपनीज है, इस तरह की फिनटेक प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे जब लिस्ट होंगे तो इस कंपनी की पक्की से बात है कि यहाँ पे री रेटिंग होगी, बिकॉज इट इज द ओनली फिनटेक प्लेयर इन इंडिया विच इज लिस्टेड। तो ये था पूरा एंजल ब्रोकिंग पे एनालिसिस। एंजल ब्रोकिंग इज नॉट जस्ट अ ब्रोकिंग इंडस्ट्री, इट इज द फिनटेक प्लेयर। तो ये चीज़ें लोगों को समझनी चाहिए थी। तो आप अगर आप इसको समझ जाते तो आपको एक हेल्दी गेंस देखने को मिल सकते थे। दो अब मैं यहाँ पे कॉशियस हूँ एज ऑफ नाउ, तो करंटली आई विल नॉट एड माई पोजीशन बिकॉज आई एम ऑलरेडी होल्डिंग मच। बाकी अगर यहाँ पे स्टॉक वापस ये जो रेंज बाउंड ट्रेड अगर मेरे को देता है, अपर सर्किट से हटके यहाँ पे रेंज बाउंड ट्रेडिंग देगा, तो मैं यहाँ पे धीरे धीरे क्वांटिटी ऐड करूंगा, बिकॉज फॉर अ लॉन्ग टर्म आई सी इट एज अ 2000। तो मुझे यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म गेन्स है, शॉर्ट टर्म जो मूवमेंट आएंगे, उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। बाकी मंडे को अपन एक ट्रेड देख लेंगे। मंडे को यहाँ पे ट्रेड देखने के बाद हम लोग वापस एक यहाँ पे ना 5 पॉइंट एनालिसिस बनाएंगे विद टेक्निकल्स, जहाँ पे अपन देखेंगे अब यहाँ पे आगे क्या हो सकता है। अगर मंडे को भी यहाँ पे स्टॉक में मोमेंटम रहा तो यहाँ पे अपन पॉजिटिव अपसाइड की यहाँ पे और फर्दर होप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ 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 आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी तरह के डिटेल्ड इनसाइट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे सभी तरह की खबरें आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे अपडेट हो जाएगी।